हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए, नहीं तो हम अपना स्पीकर का उम्मीदवार उतारेंगे। इनके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। एक दो पार्टियां हैं जो कहने के लिए विपक्ष में होती थी, लेकिन वो इतना शोर मचाती थी कि शोर मचाते मचाते सदन से बाहर हो जाती थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता को कोई फोन ही नहीं किया, स्पीकर हो गया सत्ता पक्ष का, तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो जाएगा। आप अभी समर्थन कीजिए, जब डिप्टी स्पीकर चुनने की बारी आएगी उस समय हम फिर से इस बारे में विचार करेंगे। क्यों नहीं शर्त रखेगा विपक्ष? विपक्ष के साथ साथ जो ये दो सहयोगी दल हैं, इनके स्टैंड ने बड़ा हैरान किया है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अगर हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है तो चुनाव लड़के ही क्या कर लीजिएगा। एक तस्वीर और नजर आई थी बहुत इंटरेस्टिंग, जहां अखिलेश यादव एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद उनको लिए चल रहे थे। नमस्कार, हमारे यहाँ एक कहावत है, हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। इसका मतलब हम आपको समझा देंगे चर्चा के दौरान, और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ वो समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं संसद के सत्र की, और जैसे ही विपक्ष के नंबर्स एमपी की जो है वो बढ़ गई है, सांसदों की संख्या बढ़ गई है, उसके बाद उनका तेवर कलेवर सब बदल गया है। मनीष मासूम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, पहले तो यही थोड़ा समझाइए, हारेंगे तो हूरेंगे। मेरे से बेहतर आप समझा पाएंगे। ठीक है, इसको समझना है तो ये समझ लीजिए कि एक कहावत है, एक मुहावरा है कि अगर हम हार जाएंगे तो भी हम उंगली करते रहेंगे, और जीत जाएंगे तो ठोकेंगे पीटेंगे अच्छे से। मतलब दोनों ही कंडीशंस में भाई हम आपको परेशान तो करेंगे ही। इस कहावत का मतलब समझ सकते हैं, कुछ ऐसा ही है। ठीक बोला मैंने? हाँ, मतलब मजमून तो यही होना चाहिए कि दोनों तरफ से जो है हाँ, वो एक्टिव रहना है। नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आज मैं भोजपुरी या मगही समझाने के लिए नहीं हम ये वीडियो कर रहे हैं। संसद में जिस तरह से विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था या अड़ा हुआ है कि हमको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए, नहीं तो हम अपना स्पीकर का उम्मीदवार उतारेंगे। उतार ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीत थोड़े ले जाइएगा। बस ये है कि एक पावरफुल तरीके से मौजूदगी दर्ज कराने की बात है, और जिस तरीके से पिछले 10 सालों तक हमने विपक्ष को मलिन हालत में देखा है, अब वहां से निकल के वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखो हमारी ताकत क्या होती है। और जो भी सदन में बिल वगैरह पास कराना होता था, तो इनके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। एक दो पार्टियां हैं जो कहने के लिए विपक्ष में होती थी, लेकिन वो इतना शोर मचाती थी कि शोर मचाते मचाते सदन से बाहर हो जाती थी। वो भी सरकार के लिए आइडियल कंडीशन ही हो जाता था, और बड़े आराम से जो भी सरकार को पास वगैरह कराना होता था वो करा लेती थी। बट अब की बार क्या है ना, मुद्दा ढूंढ ढूंढ के लड़ाई लड़ी जा रही है। अब देखिए ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता को कोई फोन ही नहीं किया, समन्वय बनाने की जिम्मेदारी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि पहले बात हुई कि भाई आप हमको समर्थन दीजिए, हमने कहा कि ठीक है समर्थन देंगे स्पीकर के लिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमको दीजिए, मतलब विपक्ष को दीजिए। हाँ, तो ऐसा उसके बाद राजनाथ सिंह ने पलट के फोन नहीं किया, लेकिन पूरा कॉन्वर्सेशन जो है राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके जवाब में राजनाथ सिंह ने मीडिया के सामने क्या कहा, वो सुनवा देते हैं, जरा सुन लीजिए। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। वैसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। सुन लिया आपने, राजनाथ सिंह मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरी बार उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि भाई आपने क्या सोचा डिप्टी स्पीकर पे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि
भाई खड़गे जी से हमारा 2-3 बार बातचीत हो चुका अब है। ये इसमें सही कौन है वो उन्हीं को पता होगा कि कौन कितना सही बोल रहा है। लेकिन बात ये है कि अभी तक जो परंपरा मानी जा रही थी कि चलिए अगर स्पीकर हो गया सत्ता पक्ष का, तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो जाएगा। और सूत्रों के हवाले से जो टीवी अखबार में खबरें चलती रहती हैं, उसमें मैंने देखा कि ये चल रहा था कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं कहाँ पेच फंसा, जिस कारण से कि नहीं, ये जहां तक अभी तक बातें निकल कर सामने आ रही है उसमें ये है कि राजनाथ सिंह से जब इस पर चर्चा हुई तो राजनाथ सिंह ने कहा कि आप अभी समर्थन कीजिए, जब डिप्टी स्पीकर चुनने की बारी आएगी उस समय हम फिर से इस बारे में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, जो आपकी डिमांड है। और विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं भैया, पहले हमको ये आप आश्वासन दीजिए, ये आप बात मान लीजिए हमारी कि डिप्टी स्पीकर हमारा ही होगा। इसी पर लल्लन सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो शर्तों पर सियासत चलाना चाहते हैं, शर्तों के आधार पर लोकतंत्र चलाना चाहता है विपक्ष, और वो पॉसिबल नहीं। वो भी सुनवा देते हैं जरा एक बार। राजनीति में शर्तें नहीं रखी जाएंगी तो क्या रखा जाएगा, सुनवा देते हैं हाँ। एक बार, सुन लीजिए। श्री वेणुगोपाल जी और टी.आर. बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में, हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता। ये सुन लिया आपने ललन। क्यों नहीं शर्त रखेगा विपक्ष? मैं तो ये कहता हूँ कि शर्त रखने में दिक्कत क्या है। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि विपक्ष के साथ साथ जो ये दो सहयोगी दल हैं, इनके स्टैंड ने बड़ा हैरान किया है। मतलब जितनी चर्चा ये चल रही थी कि इनको भारी भरकम मंत्रालय चाहिए, सीसीएस वाले जो मंत्री पद हैं वो चाहिए, ये सब ना होने के बावजूद स्पीकर पे ये चर्चा चल रही थी कि स्पीकर टीडीपी का हो सकता है, वो भी ना होने के बाद ये एकदम बिना शर्त लगे हुए हैं। तो शायद कुछ तो उम्मीद है इनकी जो स्पेशल होने वाला है इनके लिए केंद्र सरकार की। हो सकता है स्पेशल राज्य का दर्जा जो है उस पर कुछ बात हुई हो। लेकिन ये एक चीज बताइए कि क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है तो अब सुरेश जी को स्पीकर के लिए खड़ा करके क्या हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल नहीं होगा, बस वही बात है ना। मैंने तो छीछा लेदर होगी ना। छीछा लेदर क्या कहिएगा, एक तरीके से देखिए क्या होता है कि अब तक तो यही कहा जाता रहा है कि जो हमारे पहले स्पीकर थे आजाद भारत में, जब 1952 में स्पीकर बने थे जीवी मावलंकर साहब, तब शंकर शांताराम मोरे विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे स्पीकर के लिए, बड़े अंतर से हारे गए थे। 55 या 50 कुछ वोट मिला था और उनको ज्यादा मिला था, 390 समथिंग कुछ मिला था। उस जमाने इक्वेशन भी अलग था पार्लियामेंट का। तो बात यह है कि उसके बाद से ये कहा जाता रहा है कि उसके बाद से ऐसी नौबत नहीं आई कि विपक्ष जो है कोई कैंडिडेट खड़ा करे, सर्वसम्मति से फैसला हो जाया करता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। मेरा पूरी तरीके से ये मानना है कि इस बार विपक्ष पहले से ही कमर कस के आया है कि इस बार हमें तीखा रहना है, तेज रहना है। और जो एक वैकेंसी लगातार पिछले कुछ सालों से दिख रही थी कि विपक्ष भाई खत्म हो गया है, कुछ है नहीं, उसको तो एटलीस्ट ये भरेंगे, और वो अंदाज दिख रहा है कई मौकों पर। नहीं, लेकिन इसके पीछे विपक्ष की मंशा, वो एक गाना है ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो अगर हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है तो चुनाव लड़के ही क्या कर लीजिएगा? वो मौसीकी है, ये राजनीति है, यहाँ हंगामा खड़ा करके ही सब कुछ होता है, ये आप देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि इस बार अंदाज बहुत लोगों के बदले हुए हैं।
आज हमने देखा कि किस तरह से कीर्ति आजाद संसद की सीढ़ियों पर खड़े हैं हाथ जोड़कर और सामने से राजनाथ सिंह आ रहे हैं। उससे पहले हमने कल देखा कि गिरिराज सिंह कैसे कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को पीछे से आकर उनको थपथपाते हैं पीठ और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और सामने से कांग्रेस के लीडर्स भी उसी तरह से उसको स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ अच्छी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। हाँ, मजबूरी में कुछ चीजें अच्छी दिख रही हैं, जो एकदम तना हुआ सीना, चौड़ा कंधा, किसी को कुछ ना समझना, और खासतौर पे गिरिराज सिंह की तस्वीर ने तो भाई एक तरीके से मुझे सुखद एहसास कराया, जो लगातार बात बात में कुछ कोई बोले पाकिस्तान भेज दो, कांग्रेस के बड़े नेता को पप्पू कह दो, और उसी कांग्रेस के नेता जिसको पप्पू कहा करते थे, उनके जो खास सहयोगी हैं केसी वेणुगोपाल, उनको आके पीछे से थपकी दे रहे थे। लेकिन केसी का अंदाज भी बड़ा शानदार था। उनके साथ ये आपके सुरेश, हाँ, के सुरेश साहब थे, जो कि अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने झप्पी दी बकायदा उनको, और यही अंदाज उनका अखिलेश यादव के साथ देखा। तो अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है अभी कि इस बार जो पार्लियामेंट जो इस बार होने जा रही है ना, बहुत हैपनिंग रहेगी। सेशंस बहुत आपको हलचल वाले, कुछ ना कुछ होता हुआ, मतलब तुरंत चीजें बदलती हुई, मतलब ये कह के चलिए कि नीरस नहीं दिखने जा रहा है कुछ भी। ठीक है, एक तस्वीर और नजर आई थी बहुत इंटरेस्टिंग, जहां अखिलेश यादव एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद उनको लिए चल रहे थे। बस वो दिखाना चाह रहे हैं कि फैजाबाद अयोध्या, जहां से राजनैतिक दूरी बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चुनावों के लिए, वहां पे हमने उन्हें हरा दिया। और आज देखा मैंने, सोनिया गांधी से मिलवा रहे थे उनको, तो कह रहे थे कि अयोध्या अयोध्या ऐसे करके उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए। तो ये सब हर कोई, जो खासतौर पे विपक्षी लोग हैं, वो इन मौकों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो अब ओम बिरला साहब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ओम बिरला साहब जीत जाते हैं ये स्पीकर, जिसकी ज्यादा गुंजाइश है, ज्यादा क्या मतलब, जब तक कुछ भाई सियासत है कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बस ये यहाँ से औपचारिकता मात्र होगी कि वो चुनाव लड़ेंगे और स्पीकर बनेंगे। तो अगर वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो वो दूसरे स्पीकर होंगे शायद, जो 10 साल का कार्यकाल पूरा बलराम जाखड़ के बाद, हाँ। हालांकि वो भी 10 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया था, क्योंकि उस बार की पार्लियामेंट छोटी थी, 85 से 89 तक, तो 2 टर्म पूरा कर लिया था। बाकी पीएस संगमा, जीएमसी बालियोगी, ये लोग रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे टाइम के लिए। और ये बीजेपी के पहले सांसद होंगे जो 2 बार लगातार लोकसभा स्पीकर बनेंगे। हाँ, इसके पहले बीजेपी का कौन सांसद था जो स्पीकर बना था, मुझे तो ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब मनोहर जोशी होते थे, जो शिवसेना से आते थे, और जीएमसी बालियोगी टीडीपी के थे। उसके बाद जब सरकार बनी है तो हाँ, वो सुमित्रा ताई थी, सुमित्रा महाजन थी, जो कि मोदी 1 में थी। उसके बाद से ये बने और दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मजा आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन भाई ये गजब का माहौल है कि अगर आपके पास संख्या नहीं है, फिर भी आप विपक्ष के तौर पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब कल वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। ये देखते हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सियासत का खेल बहुत निराला है। अब उसमें कब क्या हो जाए, इसकी संभावनाओं पर हम सिर्फ बात कर सकते हैं। खैर, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, वो आपकी तरफ से होना है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरह से रोचक विषयों पर, सियासत के ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करें, एनालिसिस करें और आप तक पहुंचाएं। नमस्कार।